मम्मी जी, यह इटालियन स्मार्ट डिश वॉश मेरे पापा ने मुझे खास तौर पर गिफ्ट किया है। इसमें अपने गंदे बर्तन पूछने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। तान्या की तीखी और अहंकार से भरी आवाज पूरे आलीशान घर में बिजली की तरह गूंज उठी। सुमित्रा देवी के हाथ में पकड़े हुए ससुर जी के दवाई के बर्तन वहीं ठिठक गए। उन्होंने अपनी थकी हुई आंखों से बहू की तरफ देखा और बेहद शांत और भरे गले से कहा, बहू, तुम्हारे ससुर जी की छाती में सुबह से बहुत दर्द था। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत गर्म काढ़ा देने को कहा था। बस उसी के 2 बर्तन थे। मैंने सोचा जल्दी से इसमें साफ हो जाएंगे तो समय बच जाएगा। तान्या ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए और कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या हुआ मम्मी जी? ससुर जी बीमार है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप बिना मेरी इजाज़त के मेरे मायके से आए इतने महंगे और इम्पोर्टेंट सामान का इस्तेमाल करेंगी? यह कोई बाजार में मिलने वाली आम चीज़ नहीं है। इसकी कीमत लाखों में है। अगर इसकी मोटर खराब हो गई तो क्या आपके बेटे की इतनी औकात है कि इसे दोबारा खरीद सके? सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक गहरी उदासी और अपमान की लकीरें उभर आई, लेकिन अपने संस्कारों के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर ली। तभी पास में खड़ी उनकी बेटी काजल, जो अपनी डिलीवरी के बाद कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी, उससे अपनी माँ का यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वह आगे बढ़ी और बेहद संयम से बोली, भाभी, जब कोई चीज़ घर की चौखट के अंदर आ जाती है तो वह पूरे परिवार के काम आती है। अपनों के बीच सामान को लेकर इतना घमंड और इतना गुस्सा करना भला कहाँ की समझदारी है? तान्या ने तुरंत काजल की तरफ रुख किया और अपनी उंगली हवा में लहराते हुए बोली, काजल, तुम तो इस बीच में मत ही बोलो तो बेहतर होगा। तुम जैसी लड़कियों को क्या पता कि ऐसी लग्जरी चीज़ों की कीमत क्या होती है। तुमने और तुम्हारे ससुराल वालों ने तो अपनी पूरी जिंदगी में शायद कभी ऐसी एडवांस मशीन का नाम सुना भी नहीं होगा। यह बात काजल के दिल में एक तीर की तरह चुभ गई। उसने अपनी आंखों के आंसुओं को रोका और तान्या की आंखों में झांकते हुए कहा, भाभी, कीमत हमेशा बेजुबान चीज़ों की नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों और जज्बातों की होती है। सामान तो आज है, कल टूट जाएगा, लेकिन रिश्तों की दरार कभी नहीं भरती। तान्या ने एक जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, रिश्तों और जज्बातों की ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ वही लोग करते हैं काजल, जिनके पास खुद ऊंची हैसियत और पैसा नहीं होता। अपनी ये कंगाली वाली सोच अपने पास ही रखो। तान्या के इन कड़वे शब्दों ने पूरे घर के माहौल को भारी कर दिया। सुमित्रा देवी अपनी बेटी काजल का हाथ पकड़कर चुपचाप वहां से चले गई, लेकिन उस दोपहर के बाद से घर की हवाओं में एक ऐसी खामोश दरार पड़ गई थी जिसे तान्या अपने अहंकार के अंधेपन में देख नहीं पा रही थी। वह हर वक्त अपने मायके की रईसी के नशे में चूर रहती थी। 2 दिन बाद अचानक दोपहर के वक्त घर का रसोई गैस सिलेंडर खत्म हो गया। काजल का 8 महीने का छोटा बच्चा भूख के मारे बुरी तरह रो रहा था। काजल ने घबराकर रसोई में रखा हुआ डिजिटल माइक्रोवेव ओवन देखा जो तान्या के मायके से आया था। बच्चे की तरफ देखकर काजल ने बिना कुछ सोचे उस ओवन में सूजी की खीर पकाने के लिए रख दी। जैसे ही तान्या रसोई में दाखिल हुई और उसने माइक्रोवेव की स्क्रीन पर काजल को काम करते देखा, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह झपट कर आगे बढ़ी और माइक्रोवेव का स्विच बोर्ड से बंद करते हुए चिल्लाई, ननद जी, यह टच स्क्रीन डिजिटल ओवन मेरे पापा ने मेरी सुविधा के लिए भेजा है। इसकी स्क्रीन को छूने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? मेरे मायके से आए एक एक सामान पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम अपने बच्चे के लिए खाना बनाने के चक्कर में मेरी कीमती चीजें खराब कर दोगी। काजल का शब्द का बांध इस बार टूट गया। वह गुस्से और रोने के मिले जुले बोल में बोली, भाभी, कैसी औरत है आप? गैस खत्म हो गई थी और मेरा बच्चा भूख से बेहाल हो रहा था। अगर उसकी खीर बनाने के लिए मैंने इसे थोड़ी देर चला लिया तो क्या आपका यह ओवन सोने से लोहे का हो गया? क्या इस घर में रहने के बाद भी मैं यहाँ की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती? मैं भी इस माँ बाप की औलाद हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ। तान्या ने पैर पटकते हुए कहा,
गुस्सा हो तो अपने ससुराल में जाकर हक जताओ। यहाँ मेरा मायका नहीं है जहाँ तुम हुक्म चलाओगी। तुम लोग सच में बहुत छोटे दिल के और गरीब हो। ऐसी तकनीक तो तुम लोगों ने अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। आगे से अगर मेरे किसी भी सामान को बिना पूछे छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काजल ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और तानिया के सामने खड़ी होकर बोली, आप हर वक्त अपने पापा के पैसों का और इन निर्जीव सामानों का घमंड हमें दिखाती है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाती हैं भाभी कि जिस छत के नीचे आप खड़ी हैं, जिस गद्दे पर आप सोती हैं, वह घर और वह जमीन मेरे मम्मी पापा की है। यह सुनते ही तानिया का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अच्छा, तो अब तुम मुझे यह एहसास दिलाओगी कि मैं इस घर में पराई हूँ? मैं पूरे समाज के सामने 7 फेरे लेकर इस घर की बहू बनकर आई हूँ, कोई भाग कर नहीं आई। आज के बाद यह घर भी मेरा है और इस पर मेरा पूरा हक है। चलो अभी के अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो काजल। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? मेरे पापा ने मेरा स्वाभिमान बहुत ऊंचा रखा है, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। काजल ने कहा, जो दूसरों के आत्मसम्मान को अपने पैरों तले कुचल दे, उसे स्वाभिमान की बातें करना शोभा नहीं देता भाभी। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। इतना कहकर काजल अपने रोते हुए बच्चे को लेकर कमरे में चली गई। तानिया गुस्से से पागल हो गई। वह सीधे अपने बेडरूम में गई और वार्डरोब खोलकर पागलों की तरह अपने कपड़े सूटकेस में ठूसने लगी। तभी उसकी सास सुमित्रा देवी अंदर आई और घबरा कर बोली, बहू, यह क्या अनर्थ कर रही हो? बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? तानिया ने दहाड़ते हुए कहा, मम्मी जी, अपनी उस लाडली बेटी से कहिए कि मेरे सामने आकर नाक रगड़कर माफी मांगे, वरना मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ। जब आदित्य शाम को ऑफिस से लौटेंगे तो उन्हें बता देना कि आपकी बेटी की बदतमीजी की वजह से आपकी बहू यह घर छोड़कर चले गई। इतना कहकर तानिया ने सूटकेस बंद किया और गुस्से में पैर पटकती हुई घर से बाहर निकल गई। सुमित्रा देवी ने तुरंत कांपते हाथों से अपने बेटे आदित्य को फोन मिलाया और रोते हुए पूरी बात बता दी। आदित्य ने अपनी माँ को ढांढस बधाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून खोल रहा था। तानिया की इस सामान वाली नौटंकी और घमंड से वह पिछले कई महीनों से परेशान हो चुका था। उसने शांत रहकर काफी देर तक ऑफिस की सीट पर बैठकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उधर अपने आलीशान मायके पहुंचकर तानिया सोफे पर पैर फंसार कर बैठी थी। उसकी माँ ने उसके सामने केसर पिस्ता आइसक्रीम का कटोरा रखा था। तानिया बड़े चाव से आइसक्रीम खाते हुए अपने माता पिता के सामने ससुराल वालों की कंगाली का मजाक उड़ा रही थी। वह कह रही थी, पापा, आपके दिए हुए लाखों के सामान पर वो कंगाल ऐसे टूटते हैं जैसे कभी कुछ देखा ना हो। मैंने भी आज ननद को उसकी औकात याद दिला दी और सीधे घर छोड़कर आ गई। उसके पिता दीपक जी ने अखबार नीचे रखा और थोड़े गंभीर होकर बोले, तानिया, वह अब तुम्हारा अपना परिवार है। अगर उन्होंने तुम्हारी मशीनें इस्तेमाल कर भी ली तो तुम्हें इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए था। तानिया ने कटोरा मेज पर पटकते हुए कहा, पापा, आपने वो सामान मेरे लिए दिया था, उन लोगों के लिए नहीं। उन्हें तो ऐसी चीजें नसीब भी नहीं होनी चाहिए। उसकी माँ सुरेखा जी ने भी गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने खुद पसंद करके आदित्य से शादी की थी, फिर उनकी आर्थिक स्थिति का ऐसा मजाक क्यों उड़ाना? तभी अचानक उनके बंगले की घंटी बजी। सुलेखा जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने आदित्य खड़ा था। आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और कड़कपन था। उसने आगे बढ़कर सास ससुर के पैर छुए। तानिया उसे देखते ही सोफे पर अकड़कर बैठ गई और बोली, आदित्य, तुम यहाँ मुझे लेने आए हो तो साफ सुन लो, जब तक तुम्हारी बहन काजल मुझसे लिखित में माफी नहीं मांगेंगी, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। आदित्य ने तानिया की तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे दीपक जी के पास गया और बेहद गंभीर आवाज में बोला, पापा जी, आपको तानिया को वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे यहाँ हमेशा के लिए छोड़ने आया हूँ। यह सुनते ही तानिया के हाथ से आइसक्रीम का चम्मच छूट गया। वह चिल्लाई, क्या मतलब है तुम्हारा आदित्य? क्या तुमने हमारे लिए किसी पॉश इलाके में नया फ्लैट ले लिया है?
यह तो बहुत अच्छी बात है। आदित्य ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और मेज पर पटकते हुए बोला, नहीं तानिया, मैंने कोई प्लेट नहीं लिया है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे इन कीमती सामानों और मशीनों की वजह से मेरे सीधे साधे घर की शांति भंग हो गई है। इसलिए बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें तुम्हारा वह स्मार्ट डिशवाशर, वह डिजिटल ओवन और तुम्हारे मायके से आई हुई सुई से लेकर कार तक सारा सामान मैं वापस लेकर आ गया हूँ। अपने मजदूरों को बुलाओ और सारा सामान उतरवा लो। अब इस कीमती सामान को मेरे घर का कोई भी इंसान छूकर अपवित्र नहीं करेगा। तानिया हक्की बक्की रह गई। उसके पिता दीपक जी आगे बढ़े और बोले, आदित्य बेटा, यह क्या बचपना है। पति पत्नी के बीच की बात में इतना बड़ा कदम। आदित्य ने मेज पर रखे कागजात को खोला और कड़क आवाज में बोला, पापा जी, यह कोई बचपना नहीं है, यह तानिया के घमंड का इलाज है। तानिया को लगता है कि मेरा परिवार बहुत गरीब है और हम इन मशीनों के लायक नहीं हैं। तो तानिया, आज जरा अपनी आंखें खोलकर इन पेपर्स को देखो। यह दिल्ली के कर्नाट प्लेस की उस कमर्शियल प्रॉपर्टी के कागजात है जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसके मालिक मेरे ही माता पिता हैं। तानिया ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर सचमुच सुमित्रा देवी और उसके ससुर जी का नाम लिखा था। आदित्य ने आगे कहा, मैं खुद इस शहर की सबसे बड़ी टेक कंपनी में प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जहाँ मेरा सालाना पैकेज 1.5 करोड़ रुपए है। मेरे माता पिता ने हमें और मेरी बहन को हमेशा यह सिखाया कि पैसों का घमंड कभी सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। इसलिए हम उस साधारण पुश्तैनी घर में जमीन से जुड़कर रहते हैं। लेकिन तुम्हारी घटिया सोच ने मेरे माँ बाप के आत्मसम्मान पर चोट की है। तानिया, अब उस घर में ना तो तुम रहोगी और ना तुम्हारा यह सामान। मैं तुम्हें बहुत जल्द कोर्ट से तलाक के पेपर भिजवा रहा हूँ। तुम अपने इस करोड़ों के सामान के साथ अपने मायके के घर में ही ऐश करो। यह सुनते ही तानिया के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। उसका जो घमंड 7वें आसमान पर था वह पल भर में चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि अपनी बेवकूफ़ी और सामान के अहंकार में उसने क्या खो दिया है। वह फुट फुट कर रोने लगी और उसने भागकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य, प्लीज़ मुझे ऐसी सज़ा मत दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ़ कर दो। आदित्य ने अपना हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हारी भूल माफ़ी के लायक नहीं है तानिया। जिस लड़की के लिए सामान की कीमत इंसानों से ज़्यादा हो वह किसी के घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। तानिया के माता पिता ने भी उसे बहुत डांटा। दीपक जी ने कहा, तानिया, आज तुमने अपनी लालची और घमंडी सोच से हमारा सिर सम से झुका दिया है। तानिया पूरी तरह टूट चुकी थी। वह रोते हुए आदित्य के पैरों में गिर गई और बोली, आदित्य, मुझे एक आखिरी मौका दो। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कभी अपने मायके के पैसे या सामान का जिक्र तक नहीं करूँगी। मैं मम्मी जी और काजल से भी पैर पकड़कर माफ़ी मांगूंगी। प्लीज हमारा रिश्ता मत तोड़ो। आदित्य ने कुछ देर तानिया की आंखों में देखा, जहाँ सचमुच पछतावे के आंसू थे। उसने कागजात वापस जेब में रखे और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के बाद तुम इस घर से फूटी कौड़ी भी अपने साथ नहीं ले जाओगी। जो कुछ मैं अपनी कमाई से तुम्हें ला कर दूंगा, तुम्हें उसी में खुश रहना होगा। मंजूर है? तानिया ने रोते हुए तुरंत हामी सिर हिला दिया। वह चुपचाप बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गई। आदित्य ने अपने सास ससुर को प्रणाम किया और तानिया को लेकर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर तानिया ने सबसे पहले सुमित्रा देवी और काजल के गले लगकर रोते हुए माफ़ी मांगी। सुमित्रा देवी का दिल तो माँ का था। उन्होंने तुरंत अपनी बहू को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से तानिया का पूरा व्यवहार बदल गया। उसने अपने सारे अहंकार को त्याग दिया और घर का सादा खाना बनाने में हाथ बटाने लगी। काजल और सास ने भी पुरानी कड़वाहट को भुलाकर उसे दिल से अपना लिया, क्योंकि कभी कभार अपनों की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने से ही घर स्वर्ग बनता है।
पैसों और भौतिक सामानों का घमंड सबसे बड़ा अवगुण है। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके अच्छे व्यवहार और दूसरों के प्रति सम्मान से होती है। मायके से मिली चीज़ें सुविधा के लिए होती हैं, ससुराल के रिश्तों को नीचा दिखाने का हथियार नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक कि आपने हमारे चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।